ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्लास। तो ये हमारी चौथी क्रैश कोर्स की क्लास है। इसके अंदर कल हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उन थोड़ा सा आपसे सुनते हैं। तो चलें जी, हमें डॉक्टर हमाद बताएंगे कि आपके पास एक पेशेंट आती है और वो प्रेग्नेंट थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया। एंटीबायोटिक्स के बाद जो उसका छोटा बच्चा है उसमें ब्लीडिंग है, उसके नाक से भी खून आ रहा है, उसके पखाने वाली जगह पे भी खून आ रहा है और उसके यूरिन के अंदर भी ब्लड आ रहा है। तो बताएं उसके अंदर क्या हुआ है। तो आपने याद रखना है कि अगर एक फीमेल है वो क्या यूज करती है, वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करती है प्रेगनेंसी के दौरान। और उसके बाद उसमें आपको हिस्ट्री मिलती है कि उसमें क्या हुआ है, उसके अंदर या उसके बच्चे के अंदर क्या हुई है, ब्लीडिंग हुई है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी विटामिन के डेफिशिएंसी। उसमें क्या है कि उसके अंदर जो आपका विटामिन के है वो क्या है, वो डेफिशिएंट है। उसके बाद हमें डॉक्टर उमैमा बताएंगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें जो पेशेंट है जब वो जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो अपने अपर लिम का इस्तेमाल करता है, और इस साइन को हम क्या कहते हैं। तो आपने कहना है कि अगर कोई पेशेंट जब जमीन से ऊपर उठता है तो अपने अपर लिम का इस्तेमाल करता है, इट इज कॉल्ड गोवर साइन। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड गोवर साइन। और ये आपको किसके अंदर मिलता है, तो इट इज सीन इन द डोशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है कि आपको जो डोशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो चीजें समझ आ गई हैं। उसके अलावा एक और सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, मुझे बताएं कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब ना मैंने कभी फैट खाई है, ना मैंने कभी कोई प्रोटीन खाई है, मैं सिर्फ शुगर्स खाता हूँ, मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाता हूँ। तो मुझे बताएं ऐसा पेशेंट जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, मतलब कि उसकी डाइट के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। तो मुझे बताएं इस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालने के लिए उसको किस विटामिन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने याद रखना है कि अगर कोई पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाता। तो आपने कहना है कि इसके अंदर या उस पेशेंट के अंदर उसको एनर्जी निकालने के लिए उसको क्या कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज योर विटामिन, शाबाश। तो कौन सा था, दैट इज कॉल्ड विटामिन बी वन। और विटामिन बी वन इज आल्सो कॉल्ड, तो विटामिन जो बी वन होता है इट इज आल्सो कॉल्ड थायामीन। हमने पढ़ा था कि जो विटामिन बी वन होता है जब भी इसके अंदर जब भी इसकी कमी होगी तो आपके अंदर एटीपीज नहीं बनेंगे, और उससे क्या होगा, उससे आपको आपकी एटीपी की कमी हो जाएगी और आपको हाइपोग्लाइसीमिया वाले सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, डॉक्टर अबीर फातिमा बताएंगी कि अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी है, तो आप उसको विटामिन पहले बी वन देंगी या पहले उसको डेक्सट्रोज देंगी, क्योंकि उसको तो हाइपोग्लाइसीमिया हो पड़ा है, उसके अंदर तो एटीपीज बन ही नहीं रहे। तो आपने उसको क्या देना है, पहले उसको विटामिन बी वन देना है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसके अंदर डेक्सट्रोज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आप पीछे से बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर रहे हैं, और इसी तरह आपने एक एक लफ्ज को याद करना है। ठीक है, तो चलें जी हम जरा आगे चलते हैं। तो आज हमारे पास जो अगला टॉपिक है ये बायोकेम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इवन के जब आप मेडिसिन के अंदर रोटेशन करेंगे तो ये टॉपिक आपके मतलब आपके डेली रिपीट होगा। दैट इज योर हाइपर अमोनिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड हाइपर एमोनीमिया। तो आपका जो हाइपर एमोनीमिया है इसके आगे लिखे इसका मतलब क्या है। देखिए, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एमोनीमिया का मतलब क्या होगा कि अमोनिया, और ईमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड। तो इसका लफ्जी मतलब क्या होगा, तो इट इज इंक्रीज्ड अमोनिया। इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड अमोनिया इन ब्लड। आपके ब्लड के अंदर जो अमोनिया है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। अब आपने कहना है कि जो अमोनिया है या जो आपका हाइपर एमोनीमिया है इसकी कितनी वजह होती है, तो आपने कहना है इट हैज टू रीजंस। कौन कौन सी होती हैं, या तो ये एक्वायर्ड हो सकता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। अगर आप मेडिसिन के अंदर काम करते हैं या जिस हॉस्पिटल के अंदर मैं काम करता हूं वहां पे सीएलडी के बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, मतलब कि उनका जिगर खराब होता है, जिगर के अंदर बहुत मसले होते हैं, या उनको हेपेटाइटिस सी होता है, काला यरकान होता है, और बाद में जिगर की फिब्रोसिस हो जाती है। तो जो इसकी एक्वायर्ड कॉज है, जो आपको किसी ना किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, उसमें आपने याद रखना है दैट इज योर सीएलडी। सीएलडी हम कहते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज को। तो इसकी जो एक्वायर्ड कॉज होगी वो क्या होगी, सीएलडी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये पैदाइशी तौर पर मसला होता है, तो इसकी जो एक कॉज है दैट इज कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल में क्या होगा कि इसके अंदर कोई ना कोई एंजाइम डेफिशिएंट होगा। तो आपने याद रखना है कि अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो उसके अंदर भी क्या मिलता है आपको, हाइपर एमोनीमिया मिलता है। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा, हाइपर एमोनीमिया। तो हाइपर एमोनीमिया क्या होता है, इट इज इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया इन अवर ब्लड। ये दो वजह से हो सकता है, या तो एक्वायर्ड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और ये हमारे कंसल्टेंट अक्सर हमसे आके पूछते हैं, वो ये है कि जब भी किसी बंदे के अंदर अमोनिया ज्यादा है, तो जो अमोनिया होता है ना, ये हमारे बेजल गैंग्लिया के लिए टॉक्सिक होता है, हमारे ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये जो पेशेंट होगा इसमें इससे सही बोला नहीं जाएगा, तो इसमें आपको क्या मिलेगी, स्लरिंग ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आपके पास जो हाइपर एमोनीमिया का पेशेंट होता है ये प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हाइपर एमोनीमिया का पेशेंट होता है ना, ये ऐसे लगेगा जैसे नींद के अंदर है, ये बिल्कुल बेहोश होगा या बहुत सुस्ती के अंदर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सोमनोलेंस। इट इज कॉल्ड सोमनोलेंस। अब सोमनोलेंस
अचानक से एक वर्ड या एक बीमारी याद आई है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मेरे पास एक ओपीडी के अंदर पेशेंट आया था, मैं ओपीडी के अंदर बैठा था और मेरे पास ना एक छोटा बच्चा आया था, उसका जो फादर था वो भी उसके साथ था। तो उसके फादर ने मुझे ये बताया कि डॉक्टर साहब इसकी टीचर ने मैं ये कहा है कि इस बच्चे को चेक कराएं डॉक्टर के पास। हमने क्या क्या हुआ है उसको, तो उसने ये कहा कि ये जो बच्चा है ये क्लास के अंदर भी सोता रहता है, इवन कि जिस गाड़ी के अंदर ये जाता है, स्कूल जाता है, उस गाड़ी में भी ये सो जाता है, इसको नींद बहुत ज्यादा आती है। और हमने उससे पूछा कि अच्छा ये रात टाइम नहीं सोता, तो उसने कहा ये रात टाइम भी जल्दी सो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, बताएं आपके माइंड में कौन सी डिजीज आ रही है। तो उसने हमें ये बताया था कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, डे टाइम सोमनोलेंस है। इसमें क्या है, डे टाइम सोमनोलेंस है। तो अगर आप अपनी फर्स्ट एड की बुक उठा के देखें तो उसमें देखा होगा कि जो डे टाइम सोमनोलेंस है, इसका मतलब क्या होता है कि वो दिन टाइम भी सोता रहता है, रात को भी सोता है। तो ऐसे लोग जिनको नींद बहुत ज्यादा आती है, दिन टाइम या रात टाइम बहुत ज्यादा सोते रहते हैं, इवन ऑफिस में सो जाते हैं, स्कूल में सो जाते हैं, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, तो हमने उसके उसके अंदर जो सस्पेक्ट किया था, दैट इज योर नार्कोलेप्सी। फिर हमने उसको साइकेट्री वालों को रेफर कर दिया था। तो आपका जो नार्कोलेप्सी होता है, इसमें आपको एक कीवर्ड देते हैं, दैट इज योर डे टाइम सोमनोलेंस। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, तो आपने कहना है कि जो ये वाला पेशेंट होगा जिसके अंदर अमोनिया ज्यादा होता है, उसमें आपको सोमनोलेंस मिलेगी। उसके अलावा आपने जो तीसरी बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये याद रखनी है कि जब भी आपके ब्लड के अंदर अमोनिया ज्यादा होगा तो आपको खास किस्म के ट्रिमर्स मिलते हैं। कोई बंदा बता सकता है वो कौन से ट्रिमर्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड फ्लैपिंग ट्रिमर्स। अब इसके आगे एमसीक्यूज भी लिखे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स हैं किसके अंदर मिलते हैं। तो आपने कहना है जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स हैं, इट इज ड्यू टू हाइपर एमोनीमिया। और जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एस्ट्रेक्सिस, इसको हम एस्ट्रेक्सिस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे जो कंसल्टेंट है वो हमसे एक डेली ये सवाल पूछते हैं कि जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स हैं ये आपको किस ग्रेड के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बल्कि इसको आप छोड़ दें, ये बहुत ज्यादा आगे की बात है, लेकिन चलिए आप इसको लिखना तो लिख लें। आपने कहना है कि जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स हैं ये आपको जो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होती है उसके किस ग्रेड के अंदर मिलते हैं। तो हमेशा याद रखें जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स हैं, इट इज सीन इन ग्रेड 2। जो ग्रेड 2 होता है ना इंसेफेलोपैथी, उसके अंदर आपको मिलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि अच्छा इसका क्या मतलब है या इसमें क्या चीजें होती है। देखें, जब भी आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया ज्यादा होगा तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब आप कहते हैं कि यार लिवर का हमारे अमोनिया के साथ क्या ताल्लुक है। देखें, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। जैसे हमने गोश्त खाया तो गोश्त के अंदर प्रोटीन थी। ये जो प्रोटीन्स होती हैं जब ये ब्रेक होती हैं तो इससे एक चीज निकलती है, दैट इज कॉल्ड अमोनिया। अब जो अमोनिया ना ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, हमारे ब्रेन के लिए खतरनाक है। तो हमारा जो लिवर है वो क्या करता है, वो इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, तो आपने कहना है कि ये जो अमोनिया होता है ये पहले कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड के अंदर, बाद में ये एंड पे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। और ये कन्वर्जन किसके अंदर हो रही है, तो इट इज ड्यू टू लिवर। अब मुझे बताएं कि अगर किसी बंदे का लिवर ही खराब हो गया तो क्या ये अमोनिया कन्वर्ट हो पाएगी, तो जाहिर बात है ये अमोनिया तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जब ये अमोनिया कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होगा, उससे उस बंदे के ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, अमोनिया ज्यादा। तो जब भी हमारा लिवर खराब होगा, हमारा जो अमोनिया होगा वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और हमें क्या हो जाएगा, हाइपर एमोनीमिया। हमें क्या हो जाएगा, हाइपर एमोनीमिया। फिर आपने याद रखना है कि जब भी हमारे ब्लड के अंदर अमोनिया ज्यादा होती है तो ये क्या करती है, ये हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको हम कहते हैं ग्लूटामीन। तो ये क्या करती है, ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूटामीन के रिस्क को ज्यादा कर देती है। तो जब भी अमोनिया ज्यादा होगा ग्लूटामीन ज्यादा हो जाएगा। अब जो ग्लूटामीन है ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि हमारे पास जब भी हमारी अमोनिया ज्यादा होगी, ठीक है, जब भी हमारी अमोनिया ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, हमारा ग्लूटामीन ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होगा, उसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम कहते हैं गाबा, तो आपका जो गाबा है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने इसके अंदर याद रखनी है। उसके अलावा और आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें और ये होता है कि हमारे पास जो हाइपर एमोनीमिया है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले मुझे बताएं कि अगर कोई पेशेंट है उसका जिगर खराब है तो क्या हम उसको प्रोटीन खाने के लिए कहेंगे, तो आपने कहना है कि उसमें क्या करना है, वी विल लिमिट प्रोटीन इनटेक। उसमें क्या होगा कि हम उसको कहेंगे कि आपने प्रोटीन कम से कम खानी है, तो प्रोटीन इनटेक को कम करेंगे। उसके अलावा मुझे बताएं इसका इलाज कैसे करना है, तो डॉक्टर जारा एक्सीलेंट शाबाश, इसके अंदर हम क्या देते हैं, इसके अंदर हम देते हैं लेक्टुलोज। अब ये जो लेक्टुलोज है ये क्या चीज है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जो लेक्टुलोज है ये क्या करता है, ये आपकी जीआईटी को एस्टिफाई करता है। अब इस जीआईटी की एस्टिफिकेशन का क्या मतलब है, देखिए आपने कहना है कि जब हम किसी बंदे को लेक्टुलोज देंगे तो उसकी जो जीआईटी है ना उस वो क्या हो जाएगी, वो एस्टिफाई हो जाएगी। मतलब कि उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक प्रोटोन आ जाएगा, एक एसिड आ जाएगा। अब ये जो एसिड है ये क्या करेगा, ये आपकी अमोनिया के साथ बाइंड करेगा। ये जो आपका एसिड है इट विल बाइंड विद अमोनिया
और ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म NH4, इसको हम कहते हैं अमोनियम, इट इज कॉल्ड अमोनियम। तो आपने कहना है कि जब हम इस बंदे को लैक्टुलोज देंगे तो ये जो आपका GIT है ये उसको एसिडिफाई कर देगा और आपकी अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, अमोनियम के अंदर। तो इस तरह हम हाइपर एमोनीमिया का एक तरह से इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि हम और क्या करते हैं, हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, इट इज कॉल्ड रिफेक्सा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफामिक्सिन, ठीक है, इट इज कॉल्ड रिफामिक्सिन। ये जो रिफामिक्सिन है ये आपकी जो GIT है उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया को किल करती है। ये कौन से बैक्टीरिया को किल करती है, तो इट किल द, इसमें आप लिखें इट किल द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस, जो क्या करते हैं दैट, तो इट किल द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस अमोनिया। ये हमारी GIT के अंदर ऐसे बैक्टीरिया को किल करती है जो अमोनिया पैदा करते हैं। उसके अलावा जो आपका आखिरी इलाज है वो ये है कि हम इसके अंदर क्या दे सकते हैं, बेंजोएट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हाइपर एमोनीमिया क्या होता है। देखिए जब आप मेडिसिन के अंदर काम करेंगे तो आपको ये वाले पेशेंट बहुत ज्यादा मिलेंगे, उनके अंदर हिपैटिक इनकैफ होता है। हिपैटिक इनकैफ का मतलब क्या है कि उनका जिगर खराब हुआ, उसका जो अमोनिया था वो ज्यादा हो गया, वो अमोनिया उसके बेजर गैंग्लिया के लिए टॉक्सिक होता है और वो बंदा फिर सुस्ती में पड़ा होगा, बिल्कुल कंफ्यूज होगा, उल्टी पुल्टी बातें कर रहा होगा, सोया ही रहेगा, या बिल्कुल मतलब कि इस तरह होगा कि उससे सही बोला भी नहीं जाएगा। उसके अलावा उसके अंदर फ्लैपिंग ट्रिमर्स मिलते हैं, जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स हैं ये आपको ग्रेड 2 हिपैटिक इनकैफ के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है। मुझे बताएं आपको यहां तक समझ आई है कि व्हाट इज हाइपर एमोनीमिया। हाइपर एमोनीमिया एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा हम जरा आगे चलते हैं और बायोकेम का जो अगला और मशहूर जमाना टॉपिक है, आप अपने पास पेपर उठा के देख लें, हर साल इसमें से और एक दो डिजीजेस और हैं, उनमें से हर साल एक सवाल पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफा मैपल सिरप यूरिन से एक सवाल लाजमी आएगा। तो अगली जो डिजीज हमने पढ़नी है दैट इज कॉल्ड मैपल सिरप यूरिन। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने ध्यान से सुनना है और इसके एक एक लफ्ज को याद करना है क्योंकि इसमें से सवाल आपको आना ही आना है। सबसे पहला सवाल वो आपसे ये पूछेगा कि जो मैपल सिरप यूरिन डिजीज है इसके अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर देयर इज डेफिशिएंसी, शाबाश। इसके अंदर क्या होता है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, शाबाश। तो इसमें आपने कहना है हमारे पास एक एंजाइम होता है जो अल्फा कीटो एसिड्स की क्या कराता है, डिहाइड्रोजनेशन। तो आपने कहना है इसमें क्या होगा, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा कीटो एसिड, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज। आप 2024 या पता नहीं 25 का एग्जाम है उसको उठा के देखेंगे तो आपको ये एमसीक्यूज मिलेगा कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो ये होता है कि मैपल सिरप यूरिन के अंदर जो एंजाइम डेफिशिएंट होगा दैट इज योर अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन के मैं और एक मतलब मेरी मैडम है, मुझसे सीनियर है वो, तो हम MRCP 2 के सवाल कर रहे थे तो उसमें सवाल पूछा गया था कि जो मैपल सिरप यूरिन डिजीज है इसके अंदर कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी डिग्रेडेशन नहीं होती, जो आगे डिग्रेड मतलब उनकी आगे वो ब्रेक डाउन नहीं होती। तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है, देयर विल बी ब्लॉक्ड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होगा, देयर विल बी ब्लॉक्ड डिग्रेडेशन। इसमें डिग्रेडेशन नहीं होती, किस चीज की नहीं होती, ऑफ ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स, आपके ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी ब्रांच होती है। तो ब्लॉक डिग्रेडेशन ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। अब जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं ये कौन कौन से हैं ये भी आपने याद रखना है और मैं इसमें से जो सवाल आया हुआ है वो भी मैं आपसे पूछता हूं। तो 3 अमाइनो एसिड्स हैं और इनको आपने रटा लगाना है। सबसे पहले आपका आता है जी आइसोल्यूसिन। तो जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है दैट इज कॉल्ड ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती। उसके अलावा सेकंड नंबर पे डॉक्टर सुंबल भी बता रही है आइसोल्यूसिन के बाद क्या आता है आपके पास, ल्यूसीन आता है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज योर वेलिन। ये तीनों ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं और इनकी ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज योर अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज। ये MRCP 2 तक के अंदर ये सवाल आता है। तो आपने कहना है कि अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो इन अमाइनो एसिड्स की क्या नहीं होगी, ब्रेक डाउन नहीं होगी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगर इन अमाइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा। तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज अल्फा कीटो एसिड्स। इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कीटो एसिड ज्यादा हो जाएंगे। तो इंक्रीज अल्फा कीटो एसिड्स इन ब्लड, हम एक तो हमारे ब्लड के अंदर भी कीटो एसिड ज्यादा हो जाएंगे प्लस यूरिन के अंदर, ठीक है, और क्या हो जाएंगे, यूरिन के अंदर भी ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद मुझे ये बताएं कि इसका हमें नुकसान क्या होगा। देखें जब भी आपके ब्लड या यूरिन के अंदर आपके कीटो एसिड ज्यादा हो जाएं तो जिस तरह जब हम शुगर को जलाते हैं तो एक खास किस्म की स्मेल आती है, जब शुगर को जलाते हो तो खास किस्म की स्मेल आती है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर, और यहां से ही आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा, वो ये है कि जब भी आपके मैपल सिरप जो डिजीज है या जब आपको होगी तो इसमें आपको क्या मिलती है, बर्न्ट शुगर स्मेल। इसमें क्या होगा, देयर विल बी बर्न्ट शुगर स्मेल। बर्न्ट शुगर स्मेल का मतलब क्या होता है कि जिस तरह चीनी को हम जलाते हैं तो उससे एक स्मेल पैदा
होती है, दैट इज बर्न शुगर स्मेल। उसके अलावा आप जो मैपल सिरप होता है ना, ये भी इसी तरह की इसकी स्मेल होती है, तो मैपल सिरप स्मेल। तो आपको क्या मिलेगी, बर्न शुगर स्मेल या मैपल सिरप स्मेल। कहाँ से आएगी, यूरिन के। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे यूरिन से मुझे इस तरह स्मेल आती है, जैसे चीनी को जलाया जाता है तो स्मेल पैदा होती है, तो उसको हम कहते हैं मैपल सिरप यूरिन डिजीज। और उसके अंदर जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है, दैट इज योर अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। ये बहुत बहुत एंजाइम, मतलब इंपॉर्टेंट एंजाइम है। उसके अलावा अब ना डॉक्टर सुंबल हमें बताएंगी, और ये आपके 2025 के शायद या 2024 के दिसंबर वाले एग्जाम के अंदर आया था, कि जब भी किसी पेशेंट को मैपल सिरप यूरिन डिजीज होगी या बर्न शुगर स्मेल आ रही है उसके यूरिन से, तो हम उसको कौन से अमाइनो एसिड्स खाने से मना करेंगे, या हम उसको कौन सी ऐसी डाइट रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि उसके अंदर ये 3 अमाइनो एसिड्स ना हो। तो तीनों अमाइनो एसिड उसने ऑप्शन में दिए हुए थे, तो आपने उसको चूज करना से इसमें तीनों थे, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, तो आपने कहना है कि इसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड डाइट। जो पेशेंट होगा वो ऐसी डाइट खाएगा जिसमें ये तीनों अमाइनो एसिड्स नहीं होते। उसमें कौन कौन से आते हैं, शाबाश। तो इसमें आपका आता है आइसोल्यूसिन आता है, उसके अलावा और क्या आता है आपका, वेलिन आता है, और थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज योर ल्यूसीन। ये मैंने दूसरी दफा इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसको याद करें। तो ये जो तीनों अमाइनो एसिड्स हैं, ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं, और जब भी किसी पेशेंट को मैपल सिरप यूरिन डिजीज का मसला होगा, आप उसको ये कभी भी खाने को नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डिजीज है, और इसमें से हर साल सवाल पूछा जाता है, और इस दफा भी इंशाल्लाह इसमें से लाजमी आएगा। उसके बाद जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ये 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें से हर साल बायोकेम से सवाल आता है, और इस साल भी आएगा, तो आप इनको कभी भी स्किप नहीं कर सकते। तो आपका जो मैपल सिरप यूरिन डिजीज है, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया। तो आपकी जो अल्केप्टोन यूरिया है, इसको हम जरा समझते हैं। देखें, जो अल्केप्टोन यूरिया है, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर आपको पैदाइशी तौर पे मसला होगा किस चीज का, तो देयर विल बी कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसी। किस चीज की डेफिशिएंसी होगी, तो देयर विल बी कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनिटिसेट। इसमें क्या होगा, होमोजेनिटिसेट। तो आपका जो होमोजेनिटिसेट एंजाइम होता है, इसकी आपको पैदाइशी तौर पे क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। अब आप कहते हैं कि इसका फायदा क्या होता है, ये जो एंजाइम है, ये हमारी बॉडी में ऐसा क्या कारनामा करता है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें अल्केप्टोन्यूरिया हो जाता है। तो आपने कहना है जो होमोजेनिटिसेट है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड टायरोसिन। कभी कभी आपने पनीर खाया, चीज खाई है, तो जो चीज होती है ना, उसके अंदर ये टायरोसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो आपके पास ये जो एंजाइम है होमोजेनिटिसेट, ये कन्वर्ट करता है किसको, टायरोसिन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर। किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर। अब मुझे बताएं कि क्या जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा, तो क्या आपका जो टायरोसिन है, क्या वो फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा, बताएं शाबाश। तो जाहिर बात है आपका जो टायरोसिन है वो फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। उससे क्या होगा, उससे अब आपने जरा गौर से देखना है। देखें, जो आपका होमोजेनिटिसेट है ना, जब ये आपका टायरोसिन को कन्वर्ट नहीं करेगा फ्यूमारेट के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर जो होमोजेंटिसिक एसिड है, जो होमोजेंटिसिक एसिड है, वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपने कहना है इसमें क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज लेवल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ होमो, क्योंकि जो होमोजेंटिसिक एसिड है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें होमोजेंटिसेट चाहिए। तो आपका जो इंक्रीज लेवल ऑफ होमोजेनेटिसिक एसिड, तो आपका जो होमोजेंटिसिक एसिड है, इसका लेवल क्या हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ज्यादा। अब ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये क्या करता है, ये आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, ये आपकी स्किन के अंदर जगह जगह पे बैठ जाएगा, और क्या करेगा, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन कराएगा, क्योंकि ये खुद काले रंग का है, तो ये आपको भी परिजाद कर देगा। तो जो होमोजेंटिसिक एसिड है, ये आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट होगा, एंड इट विल, शाबाश, ये क्या करा देगा, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन करा देगा। इट विल मेक द स्किन पिगमेंटेड। ये आपकी स्किन की क्या करा देगा, पिगमेंटेशन करा देगा, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट है जिसको अल्केप्टोन यूरिया है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम एब्सेंट होगा, तो आपने कहना है होमोजेंटिसेट। फिर आपने कहना है कि जो होमोजेंटिसेट है क्या करता है, ये टायरोसिन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर। फिर आपने याद रखना है कि और क्या करता है, और आपने याद रखना है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो जेंटिसिक एसिड है उसके लेवल्स को ज्यादा कर देगा, जो एक पिगमेंटेड कंपाउंड है, और आपकी स्किन पिगमेंटेड हो जाएगी, आप काले हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखें, उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपने याद रखना है कि इसमें चूंकि ये एक पिगमेंटेड कंपाउंड है, तो ये जगह जगह पे आपके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर बैठ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये खुद ब्लू कलर का है या ब्लैक कलर का है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ब्लूइश ब्लैक, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन। आपकी स्किन के ऊपर आपको ब्लू या ब्लैक कलर की क्या मिलेगी, पिगमेंटेशन मिलेगी। उसके अलावा
इसमें और क्या होगा, उसके अलावा आपने याद रखना है कि आपका जो कान का कार्टिलेज है, ठीक है, जो ईयर कार्टिलेज है, जहां जहां पे आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसकी पिगमेंटेशन हो जाएगी। उसके अलावा आपकी आपकी आंखों के अंदर क्या होता है, स्क्लेरा होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे ऑप्था के अंदर, तो ये क्या करता है, ये आपकी स्क्लेरा को भी इन्वॉल्व करता है। तो आपने कहना है ब्लू और ब्राउन पिगमेंटेशन किसकी होगी, हमारे कानों के कार्टिलेज की होगी, आंखों के स्क्लेरा की होगी, ये सारी चीजों की होगी। उसके बाद अगर आप एफसीपीएस कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका कीवर्ड होगा ना, जहां से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछना पसंद करता है, वो ये वाला है कि जब भी किसी बंदे को एल्केप्टोन यूरिया होता है तो क्या होता है। देखें, आपके पास एक पेशेंट आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब जब मैं सुबह सुबह उठता हूं तो जो यूरिन होता है, जब यूरिन में पास करता हूं तो पहले वो व्हाइट होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं कि जो यूरिन है वो तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो इसमें आप लिखें कि इफ द यूरिन टर्न्स ब्लैक, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है उसका जो यूरिन है, जब वो यूरिन करता है तो ठीक होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो आपने कहना है ये अल्केप्टोन यूरिया है। तो यूरिन टर्न्स ब्लैक, जो पेशेंट है जब वो यूरिन क्या करता है, जब वो यूरिन करता है तो वो यूरिन ब्लैक हो जाता है। किसकी वजह से ब्लैक हो जाता है, ऑन द एक्सपोजर टू एयर, ठीक है, ऑन द एक्सपोजर टू एयर, जब पेशेंट मतलब एयर से एक्सपोज होता है तो उसका जो यूरिन है वो ब्लैक हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया। ये बहुत बड़ा एक कीवर्ड है और ये आपको लाजमी इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका मतलब सवाल लाजमी लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि हमारे पास जो अल्केप्टोन यूरिया, ये इसका कीवर्ड क्या होगा, तो इसमें जो पेशेंट होगा वो आपको ये हिस्ट्री देगा कि अच्छा जब मैं यूरिन करता हूं तो पहले ठीक होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड अल्केप्टोन यूरिया। देखिए, ये जो दो तीन मैंने आपको बीमारियां पढ़ाई है ना, इसमें अगर आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आपने तीन चीजें लाजमी करनी है। सबसे पहले कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम एब्सेंट है, फिर आपको पता होना चाहिए कि वो जो एंजाइम है वो किस अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन करता है, और तीसरी चीज उसके अंदर जो कीवर्ड है उसका सवाल किस तरह आएगा। अगर आप ये तीन चीजें कर लेते हैं तो आपका सवाल इसके अंदर कभी भी गलत नहीं होगा, और ये बिल्कुल फ्री का नंबर होता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, और हमारे पास जो अगली डिजीज है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों के ऊपर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज कॉल्ड होमोसिस्टीन यूरिया। जो आपका होमोसिस्टीन यूरिया है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, और इसके आपने नाम तो लाजमी सुना होगा, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो होमोसिस्टीन यूरिया, इसका क्या मतलब है। देखें, होमोसिस्टीन का मतलब क्या है, होमोसिस्टीन, यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन। तो आपने कहना है कि अगर आपके यूरिन के अंदर क्या ज्यादा हो गई है, होमोसिस्टीन ज्यादा हो गई है, तो इफ देयर इज होमोसिस्टीन लेवल या इंक्रीज होमोसिस्टीन इन यूरिन, अगर आपके यूरिन के अंदर होमोसिस्टीन ज्यादा हो गई है तो इट इज कॉल्ड होमोसिस्टीन यूरिया, इट इज कॉल्ड होमोसिस्टीन यूरिया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपका ये जो होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट कैसे होता है, इनको कौन कौन सी चीजें कन्वर्ट करती हैं। तो आपके सामने एक मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उस फ्लो चार्ट को आपने याद रखना है, इंशाल्लाह वो एग्जाम के अंदर आपके काम आएगा। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो होमोसिस्टीन होता है ना, ये डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने कहना है ये जो होमोसिस्टीन है सबसे पहले ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, तो हमने पढ़ा भी था कि जो आपका होमोसिस्टीन है ये आपका दो विटामिन को इस्तेमाल करते हुए, विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, और विटामिन B12, जो आपका विटामिन B9 और विटामिन B12 है, ये इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए खुद कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मिथियोनिन के अंदर। किसके अंदर, मिथियोनिन के अंदर। तो आपका जो होमोसिस्टीन है ये विटामिन B9 और B12 को यूज करते हुए क्या करता है, मिथियोनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपका होमोसिस्टीन है ये और क्या करता है, होमोसिस्टीन आपका विटामिन B6, जो विटामिन B6 है, मुझे बताएं इसका दूसरा नाम क्या था। तो जो विटामिन B6 है इट इज आल्सो कॉल्ड पाइरिडोक्साइन, इसको हम पाइरिडोक्साइन भी कहते हैं। ये भी आपके किसी एनईबी के पेपर के अंदर पूछा गया था कि जो विटामिन B6 है इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपने कहना इट इज कॉल्ड पाइरिडोक्साइन। जो आपका पाइरिडोक्साइन है, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी टीबी की ड्रग है जो आपको विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कराती है। जी डॉक्टर मारूफ बताएंगे हमें, शाबाश, कि जो कौन सी ऐसी टीबी की ड्रग है जो आपको ये कराती है, तो आपने कहना है आइसोनियाजिड, ठीक है, जो आइसोनियाजिड है ये आपको कराती है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, आप कहते हैं कि जो होमोसिस्टीन है ये विटामिन B6 को इस्तेमाल करते हुए खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टाथायोनिन के अंदर। किसके अंदर, सिस्टाथायोनिन के अंदर। ये जो सिस्टाथायोनिन है ये फिर आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सिस्टीन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो मतलब होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सिस्टाथायोनिन के अंदर। तो जाहिर बात है कोई ना कोई यहाँ पे एंजाइम तो काम कर रहा होगा, तो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टाथायोनिन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टाथायोनिन बनाने वाला। तो सिस्टाथायोनिन बनाने वाले को हम क्या कहेंगे, सिस्टाथायोनिन सिंथेस, इट इज कॉल्ड सिस्टाथायोनिन सिंथेस, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि अच्छा ये तो हमें बातें समझ आ गई हैं, लेकिन
अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर ये वाला जो एंजाइम है जो हमारे होमोसिस्टीन को कन्वर्ट कर रहा है सिस्टाथायोनिन के अंदर, ये अगर एब्सेंट होगा तो मुझे बताएं कि आपका होमोसिस्टीन कन्वर्ट होगा? तो जाहिर बात है नहीं होगा। तो यहाँ पे आप नीचे लिखें कि देयर विल बी डेफिशिएंसी, डीईएफ का मतलब है डेफिशिएंसी, तो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टाथायोनिन। इसमें क्या होगा, सिस्टाथायोनिन जो आपका सिंथेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी होगी। जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो होमोसिस्टीन है वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो मुझे बताएं इसमें क्या होगा, तो इसके आपके ब्लड के अंदर होमोसिस्टीन ज्यादा होगा। जब ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो यूरिन के अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। तो इट विल कॉज होमो सिस्टीन यूरिया। इससे क्या हो जाएगा आपको, होमोसिस्टीन यूरिया। फिर आपने कहना है कि अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। तो इसके ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले याद रखना है कि आप इसके अंदर ऐसी डाइट देंगे, या आप इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसी डाइट देंगे जिसके अंदर मिथियोनिन सबसे कम से कम होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर आप ऐसी डाइट देंगे जिसके अंदर होमोसिस्टीन वगैरह कम बनता है। उसके अलावा इसका और ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट दूसरा ये है कि आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर विटामिन B12 और विटामिन B9 इन दोनों के सप्लीमेंट्स यूज कराने हैं। अच्छा, अब इन दोनों के सप्लीमेंट्स क्यों यूज करा रहे हैं, ताकि जो हमारा होमोसिस्टीन है वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो किसके अंदर, मिथियोनिन के अंदर। ज्यादा से ज्यादा किसके अंदर कन्वर्ट हो, मिथियोनिन के अंदर। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। बाकी और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें जी, मुझे बताएं आपको यहां तक समझ आई है? कोई यहां तक मसले वाली बात, कोई परेशानी वाली बात तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि अच्छा ये इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या आता है, तो आपसे पूछेगा कि एक पेशेंट है उसको होमोसिस्टीन यूरिया है, तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, तो आपने ये एंजाइम बताना है, सिस्टाथायोनिन सिंथेज। फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा जो होमोसिस्टीन है इसमें कौन सी चीज ज्यादा हो जाती है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें होमोसिस्टीन ज्यादा हो जाता है। फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो आपसे ये पूछेगा कि अगर आपके ब्लड के अंदर होमोसिस्टीन ज्यादा हो जाए तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो जाहिर बात है इसमें क्या होगा, होमोसिस्टीन, ठीक है, हमारे यूरिन के अंदर होमोसिस्टीन ज्यादा मिलेगा, तो इंक्रीज होमोसिस्टीन इन यूरिन, हमारे यूरिन के अंदर होमोसिस्टीन ज्यादा होगा। उसके अलावा जो हमारा होमोसिस्टीन होता है ये हमारी हड्डियों की कमजोरी कराता है, तो इट विल कॉज ओस्टियोप्रोसिस। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऐसे बच्चे जिनको होमोसिस्टीन यूरिया होता है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं। चलें जी, हमें डॉक्टर सुंबल बताएंगी, माशाल्लाह बड़ी पढ़ने वाली स्टूडेंट है, तो वो बताएंगी कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेनाइटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि पैदाइशी तौर पे मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेनाइटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, तो हमने कल भी पढ़ा था दैट इज योर डाउन सिंड्रोम। वो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर भी क्या मिलेगा, हमें ओस्टियोपोरोसिस मिलेगी। उसके अलावा आज हम एक डिजीज पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, मार्फिनॉइड। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, मार्फिनॉइड हैबिटस। मार्फिनॉइड हैबिटस का मतलब क्या होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं ये आपको इस तरह लगेगा जैसे इसमें क्या है, जैसे इसमें ना मतलब कि मारफान सिंड्रोम है। ये लंबे होंगे, इनकी जो उंगलियां होंगी वो भी लंबी लंबी होंगी, इनके जो ज्वाइंट्स होंगे वो बड़े हाइपर मोबाइल होंगे। लेकिन आपने बाकी चीजों से पहचानना है कि अगर बाकी चीजें प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, होमोसिस्टीन यूरिया। अगर बाकी चीजें प्रेजेंट नहीं है तो फिर मारफान सिंड्रोम होगा। अभी हम पढ़ेंगे उसको, फिर हम उसका डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं इन तीनों चीजों की आपको समझ आई है कि व्हाट इज अल्केप्टोन यूरिया, व्हाट इज होमोसिस्टीन यूरिया एंड व्हाट इज योर मैपल सिरप यूरिन डिजीज। ठीक है, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको कभी भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें से सवाल आपको आता ही आता है। ठीक है, चलें जी हम जरा आगे चलते हैं। हमें डॉक्टर नासिर बताएंगे जल्दी से कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें जो पेशेंट है जब वो प्यूबर्टी हिट करता है तो उसके अंदर मैक्रो ऑर्किडिज्म हो जाती है, उसके जो टेस्टिस हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हमने कल भी पढ़ा था, बल्कि परसों पढ़ा था। तो ऐसी कौन सी डिजीज है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कहते हैं। चलें जी हम जरा आगे चलते हैं। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, बाकी मैंने आपको ये बताना था कि जैसे ही हमारी ये ट्रायल क्लासेस खत्म होंगी तो हमारी जो रिकॉर्डिंग वाला सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको एक डेली की हम एक कोई भी एक सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो डेली की आपको एक रिकॉर्डिंग मिला करेगी, और आपकी एक डेली लाइव क्लास हुआ करेगी, और एक महीने के बाद 2 लाइव क्लासेस हुआ करेंगी और एक रिकॉर्डिंग मिला करेगी। ठीक है, तो अभी हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना नहीं है, जैसे ही बनेगा तो वी विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारी शायद एक और ट्रायल क्लास होगी, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट फीस पे करेगा सिर्फ वही ज्वाइन कर सकता है, उसके अलावा कोई और ज्वाइन नहीं कर सकता। तो तकरीबन 100 के करीब हमारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो 100 के करीब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, बाकी भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। अच्छा खैर छोड़े, आप हम आगे चलते हैं।
डॉक्टर नासिर डिस्कशन ग्रुप हमने पिछली दफा बनाया था, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होता। हमने क्या किया है, हमने इस दफा चैनल बनाया है और उसमें डेली मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर किया करूंगा और उसको मैं ही एक्सप्लेन किया करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट उसको सुनना है और उसको याद करना है, ठीक है। बाकी जो डिस्कशन ग्रुप होता है ना, उसका उसमें बहुत मसले हो जाते हैं, ठीक है। तो जो डिस्कशन ग्रुप है उससे भी जो आगे की चीज है वो एक चैनल है जिसमें आपको डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिला करेंगे, आपने उनको याद करना है और उसका आपको एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है। अच्छा खैर छोड़े आप डिस्कशन ग्रुप को, वो तो आपके मतलब इतने आपके व्हाट्सएप भरा होगा डिस्कशन ग्रुप से, तो इनको आप छोड़ें, इंशाल्लाह वो आप कहीं और से ढूंढ लेंगे। हमने मेन चीज करनी है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अच्छा हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि अच्छा हमारे पास जो एक डिजीज होती है मारफान सिंड्रोम, वो अभी हम पढ़ेंगे, और एक डिजीज होती है होमोसिस्टीन्यूरिया, तो इनके दरमियान एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, तो जरा गौर से आपने सुनना। देखें, आपने याद रखना है कि ये जो दोनों डिजीजेज है ना, इन दोनों के अंदर जो पेशेंट होगा ना, उसमें आपको क्या मिलती है, डिसलोकेशन ऑफ लेंस। आपका जो लेंस होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, लेंस आगे पीछे हो जाता है। अब किस डिजीज के अंदर कैसे होता है ये आपने सुनना। देखें, आपने कहना है कि जो आपका लेंस है ये दो चीजों के अंदर डिसलोकेट होता है जो आपस में मिलती जुलती हैं। कौन कौन सी हैं, एक आपका मारफान सिंड्रोम है, ठीक है, तो वन इज योर मारफान सिंड्रोम, और दूसरा क्या है, सेकंड वन इज योर होमोसिस्टीन यूरिया, ठीक है। तो एक आपका होमोसिस्टीन यूरिया और दूसरा क्या है, मारफान सिंड्रोम है। अच्छा अब डॉक्टर जारा आगे बता भी रही थी, दोबारा बताएं शाबाश, कि जो होमोसिस्टीन यूरिया है इसमें जो आपका लेंस है वो किस तरह डिसलोकेट होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। तो आपने कहना है कि हमारे पास जो होमोसिस्टीन यूरिया है इसके अंदर जो हमारा लेंस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, तो दैट इज योर डाउनवर्ड लोकेशन। वो क्या होती है, डाउनवर्ड डिसलोकेशन होती है, ठीक है। वो क्या होती है, डाउनवर्ड डिसलोकेशन होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो मारफान सिंड्रोम है इसके अंदर कौन सी डिसलोकेशन होती है, तो जो मारफान डिसलोकेशन है इसमें क्या होगा, जो आपका लेंस है वो थोड़ा सा आगे की तरफ, मतलब कि फॉरवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। तो आपका जो मारफान सिंड्रोम होता है इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होगा। जो होमोसिस्टीन यूरिया है इसके अंदर पीछे की तरफ और आपका डाउनवर्ड डिसलोकेशन होगी, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर थोड़ा सा याद रखना है, बाकी इसके अलावा और इसमें कुछ भी करने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें जी, आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी कि ये क्या क्या होता है। उसके बाद जो एक और छोटी सी डिजीज है लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर सिस्टीन यूरिया। व्हाट इज सिस्टीन यूरिया, सिस्टीन यूरिया क्या होता है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि यूरिया का मतलब होता है यूरिन, तो सिस्टीन यूरिया का मतलब क्या होगा, तो इट इज इंक्रीज लेवल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज लेवल्स ऑफ सिस्टीन। इसमें जो आपका सिस्टीन है उसके लेवल ज्यादा हो जाते हैं, तो इंक्रीज लेवल ऑफ सिस्टीन इन यूरिन। आपका जो यूरिन होता है उसके अंदर सिस्टीन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। अब आप कहते हैं इसमें क्या होता है, तो आपने कहना है इट इज ड्यू टू, या इसमें क्या होता है, तो देयर विल बी हेरिडिटरी, मतलब कि आपको पैदाइशी तौर पे डिफेक्ट होगा, तो हेरिडिटरी डिफेक्ट इन पीसीटी। आपके जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हेरिडिटरी डिफेक्ट होगा। और कहां पे होगा, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर डिफेक्ट होगा। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार हमारी किडनी का, हमारी इंटेस्टाइन का सिस्टीन के साथ क्या ताल्लुक है। देखें देखें, हमारी जो किडनी है ना वो क्या करती है, वो अमाइनो एसिड्स को अब्सॉर्ब करती है। और एक दफा जहां तक मुझे याद पड़ता है, कोई एनईबी जो जो पुराने पहले होता था ना एनईबी, उसके अंदर एक सवाल पूछा गया था कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी किडनी के अंदर किस लेवल पे रीअब्सॉर्ब होते हैं, बताएं शाबाश। हमारी पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी किडनी के अंदर किस लेवल से अब्सॉर्ब होते हैं, तो दैट इज योर पीसीटी। वो क्या होती है, पीसीटी। अब पीसीटी में आपने याद रखना है कि हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, इनको याद रखने का तरीका ये है कि आप लोग कोका कोला पीते हैं, तो जो कोला है ये आपका निमोनिक है। सी से क्या होगा, शाबाश, सी से होता है सिस्टीन, ठीक है। सी से क्या होगा, सिस्टीन। ओ से क्या होगा, ऑर्निथीन, ठीक है। ओ से क्या होगा, ऑर्निथीन। एल से क्या होगा, एल से होगा लाइसीन, ठीक है। एल से क्या होगा, लाइसीन होगा। और ए से क्या होगा, आर्जिनिन। तो आपका आर्जिनिन, लाइसीन और ऑर्निथीन, ये तीन चार ऐसी चीजें हैं जो क्या हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं जो पीसीटी से रीअब्सॉर्ब होते हैं। जी डॉक्टर पलक बताएंगे हमें कि अगर आपके अंदर सिस्टीन यूरिया हो तो क्या ये अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं। तो इसमें आप लिखें देयर विल बी, शाबाश, इसमें क्या मिलेगा, देयर विल बी फेलियर ऑफ, ठीक है, देयर विल बी फेलियर ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। इसमें क्या होगा कि ये वाले जो अमाइनो एसिड्स मैंने लिखे हैं इनकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। इनकी क्या नहीं होगी, इनकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। जब इनकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो मुझे बताएं क्या सिस्टीन आपके वापस आपके उसमें आएगा, बताएं शाबाश। क्या जो सिस्टीन है क्या वो वापस आपके ब्लड के अंदर आएगा, तो जाहिर बात है नहीं आएगा। जब सिस्टीन आपके ब्लड के अंदर वापस नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, जो सिस्टीन होगा वो किसके अंदर ज्यादा हो जाएगा। चलिए हम इसको ना लिख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ये स्टोन से भी रिलेटेड है। देखें,
इसमें क्या होगा कि आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो सिस्टीन है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जब सिस्टीन रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका जो सिस्टीन है वो किसके अंदर चला जाएगा, वो यूरिन के अंदर चला जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टीन यूरिया। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टीन यूरिया। अब देखें जो सिस्टीन यूरिया है, जो सिस्टीन यूरिया है ये क्या करता है, ये इस बात का फायदा उठाता है कि जो आपका यूरिन है वो एसिडिक है, तो ये आपके एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये क्या करता है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर खुद कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिस्टीन स्टोन्स के अंदर। किसके अंदर, सिस्टीन स्टोन्स के अंदर। अब क्या हुआ कि जो पेशेंट है उसको पथरी हो गई है, उसको गुर्दों की पथरी हो गई है क्योंकि उसके एसिडिक एनवायरनमेंट था और सिस्टीन स्टोन्स बन गए। अब मेरा ये सवाल है कि अगर हम इन स्टोन्स को रोकना चाहते हैं कि ये स्टोन्स ना बने तो हम क्या करेंगे। तो आपने एक सिरप का नाम सुना होगा, शायद आपने कभी ना कभी यूज भी किया होगा, जिन लोगों को किडनी का मसला रहता है वो यूज भी करते हैं, दैट इज योर सिरप सिट्राल का। नाम सुना है कभी, शाबाश। तो आपका जो सिरप सिट्राल का होता है इसमें क्या होता है, जो सिरप सिट्राल का होता है इट इज पोटाशियम सिट्रेट। इसमें क्या होता है आपका के सिट्रेट होता है। ये जो के सिट्रेट है ये क्या है, ये एक बेस है। तो इससे क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी बंदे को सिट्राल का सिरप देते हैं तो उसके यूरिन को क्या कर देता है, अल्कलाइन अल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है। उसका फायदा ये होता है कि जो आपके सिस्टीन स्टोन है वो नहीं बनते। तो अगर आप सिस्टीन यूरिया के अंदर सिस्टीन स्टोन से बचना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपने यूरिन को बेसिक करना है ताकि आपके जो सिस्टीन स्टोन है वो बने ही ना। तो जब बनेंगे नहीं तो उससे क्या होगा कि आप किडनी स्टोन से बच जाएंगे। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। अगर आपके गुर्दों के अंदर पथरी हो तो और हम पेशेंट को क्या कह रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं कि अच्छा आपके अगर फर्ज करें उसको सिस्टीन यूरिया है तो हम उसको एक तो सिट्राल का सिरप देंगे। उसके अलावा और क्या करेंगे, हम उसको देते हैं पेंसिला अमाइन। ठीक है, हम उसको क्या देते हैं, पेंसिल अमाइन। तो आपका जो पेंसिला अमाइन है ये क्या चीज है, ये एक चिलेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो आपका ये क्या है, एक चिलेटिंग एजेंट है, तो हम उसके अंदर चिलेटिंग एजेंट देंगे। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आपने याद रखना है कि हम उसको कहते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। देखिए जिस बंदे को पित्ते की गुर्दों की पथरी होती है हम कहते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी से क्या होता है कि अक्सर अगर छोटी छोटी हो तो वॉश आउट हो जाती हैं, तो हाइड्रेशन करती हैं। उसके अलावा चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने उसको ये रिकमेंड करना है कि आपने वो वाली डाइट नहीं खानी जिसके अंदर क्या है, कोला है। तो डिक्रीज डाइट या डाइट डिक्रीज इन कोला। अब कोला का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता या कोका कोला नहीं पी सकता। कोला का मतलब क्या है कि उसने ऐसी डाइट नहीं खानी जिसके अंदर ये 4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी, मुझे बताएं आपको इसकी समझ आई है कि व्हाट इज सिस्टीन यूरिया, बताएं, शाबाश। फिर हम आगे चलते हैं। सिस्टीन यूरिया की समझ आई है, कोई यहां तक मसले वाली बात हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपके आज जितनी भी हमने छोटी छोटी बीमारियां पढ़ी हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आप इनको किसी भी हवाले से स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, और ये आपको यूट्यूब के ऊपर भी अभी लाइव तो नहीं हुई लेकिन इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक ये अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, हम जरा आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज अबाउट कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन के बारे में भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये जितने मैं आपको पॉइंट्स लिखूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट है और इनको आपने एक दफा अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट इज कोलेजन, कोलेजन होता क्या है। देखिए आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है ना उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कोलेजन की फॉर्म के अंदर है। तो इसमें पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ये क्या है, इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो क्या है, दैट इज कोलेजन। उसके बाद डॉक्टर सुंबल भी हमें बता रही है कि मोस्ट अबंडेंट है। फिर मुझे बताएं कि हमने पढ़ा था और ये मैंने आपको एमसीक्यूज भी कराया था कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपका जरूरी होता है, उस विटामिन के बगैर आपकी कोलेजन नहीं बनता। जी बताएं, शाबाश। तो ऐसा विटामिन जो आपके कोलेजन की सेंसिस कराता है दैट इज योर विटामिन सी। वो क्या होता है, विटामिन सी होता है। लेकिन अगर हमें डॉक्टर अली बताएं, वो ये बताएं कि आपके पास जो विटामिन सी है अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो क्या उसका कोलेजन बनेगा, नहीं बनेगा। जब कोलेजन नहीं बनेगा तो जब उसके जो मसूड़े हैं, क्या उसके मसूड़ों के अंदर जो जख्म है क्या वो ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्या उसके अंदर हीलिंग होगी, नहीं होगी। क्या उसकी स्किन के ऊपर जल्दी ब्रूजेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे। तो मुझे बताएं ऐसा पेशेंट जिसके अंदर विटामिन सी की कमी हो, उसके मसूड़ों से खून निकलता हो, उसकी स्किन के ऊपर जल्दी ब्रूजिंग बन जाती हो और उसके अलावा उसके जख्म जल्दी ठीक ना होते हो, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं। जी डॉक्टर कायनात जल्दी बताएं, शाबाश। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्कर्वी, इट इज कॉल्ड स्कर्वी। तो स्कर्वी आपको किस वजह से मिलती है, ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी। फिर हमें हमारे जो डॉक्टर आईफोन है, डॉक्टर आईफोन हमें ये बताएंगे कि जो आपका विटामिन सी होता
होता है, ये वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है? बताएं शाबाश। तो ये क्या है? इट इज वाटर सॉल्युबल, ये एक वाटर सॉल्युबल है। तो क्या आपको इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है? देखिए वैसे ये नहीं है कि आप इसकी पूरी बोतल खा लें, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा ले भी लेते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, सिर्फ आपकी स्किन स्टमक के अंदर एसिडिटी हो सकती है, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये क्या होता है, ये पानी के साथ ही बाहर निकल जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलेजन। जी डॉक्टर मारूख खान बताएंगे हमें कि हमारी जो कोलेजन होता है ये कितनी तरह का होता है। तो आपने याद रखना है कि देयर आर टोटल 4 टाइप्स। हमारा जो कोलेजन है इसकी टोटल 4 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे जो पहली टाइप है दैट इज योर टाइप 1 कोलेजन, ठीक है? जो आपका टाइप 1 कोलेजन है इसको आपने कैसे याद रखना है? देखिए जो टाइप 1 कोलेजन है इसको आप इस तरह लिखते हैं ना, 1 ON1। तो इसको हम इस तरह याद करते हैं कि जो आपका बोन होती है, देखिए बोन में अगर आप देखें तो 1 आ रहा है, तो बोन के अंदर कौन सा कोलेजन होता है? तो दैट इज योर टाइप 1 कोलेजन। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपके जो टेंडन्स होते हैं, ठीक है, जो टेंडन्स होते हैं जो आपके मसल को अटैच करते हैं बोन के साथ, तो उसके अंदर भी टाइप 1 कोलेजन होता है। उसके अलावा जो आपकी लेट वाउंड हीलिंग है, ठीक है, जो आपकी लेट वाउंड हीलिंग है उसके अंदर भी क्या होता है? उसके अंदर भी टाइप 1 कोलेजन होता है। चलिए हमें डॉक्टर अबीर फातिमा जल्दी से बताएंगी कि हम अगर किसी बंदे का जख्म ठीक नहीं हो रहा तो उसको हम कौन कौन सी 2 चीजें दे सकते हैं? बताएं शाबाश। अगर किसी बंदे का जख्म ठीक नहीं हो रहा तो हम उसको कौन कौन सी 2 चीजें रिकमेंड करेंगे? एक हम उसको जिंक देंगे और दूसरा क्या देंगे? विटामिन सी देंगे। नहीं, विटामिन के नहीं देंगे, विटामिन के तो ब्लीडिंग वाला था, हम उसको विटामिन सी देंगे और विटामिन के देंगे, ठीक है? वो जल्दी हीलिंग कराते हैं। उसके अलावा मुझे बताएं कि आपके पास जो दूसरा टाइप का कोलेजन है दैट इज कॉल्ड टाइप 2। जो 2 है हम इसको इस तरह लिखते हैं ना 2। तो आपने कहना है कि एक कोलेजन है जिसका नाम क्या होगा? कार, और उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा 2 और लेज, तो कार्टुलेज, इस तरह आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। तो आपने कहना है कि जो कार्टुलेज है, कार्टिलेज मतलब आपकी जो कार्टिलेज होते हैं उसके अंदर जो कोलेजन है दैट इज टाइप 2 कोलेजन। फिर आपको बताना चाहिए कि हमारे पास जो टाइप 3 कोलेजन होता है, ठीक है, जो आपका टाइप 3 कोलेजन है इसके अंदर क्या होता है? तो जो टाइप 3 कोलेजन है इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ठीक है? ये क्या होता है? ये आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये आपकी यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जब आपके जख्म ठीक हो रहे होते हैं तो जो पहला पहला प्रोसेस होता है अर्ली वाउंड रिपेयर, ठीक है? तो अर्ली जो वाउंड रिपेयर्स होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें हमारे पास जो चौथा कोलेजन है दैट इज कॉल्ड टाइप 4 कोलेजन। ये टाइप 4 कोलेजन हमारे लिए बीइंग अ डॉक्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज फाउंड इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किसके अंदर पाया जाता है? ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। हम जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारी लंग्स के अंदर होती है, हमारी किडनी के अंदर होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा जो आपका ग्लोमरुलस है वही मतलब आ गया के बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होगा। उसके अलावा जो आपका प्यारा सा लेंस है, आपकी आंख के अंदर जो लेंस होता है ये उसके अंदर पाया जाता है। ये क्या होता है? ये उसके अंदर पाया जाता है। अब अगर आप पास पेपर कर रहे हैं तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये सवाल आया हुआ है। क्या सवाल आया हुआ है इसको हम समझते हैं। देखें मुझे ये बताएं कि आपका जो टाइप 4 कोलेजन है ये आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे पाया जाता है? तो ऊपर ही तो लिखा हुआ है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर जो टाइप 4 कोलेजन है अगर ये डिफेक्टिव है, ठीक है, आपका जो टाइप 4 कोलेजन है अगर किसी पेशेंट के अंदर ये डिफेक्टिव है तो क्या होगा? और अगर कोई पेशेंट है ये जो टाइप 4 कोलेजन है ये बना ठीक है लेकिन इसके खिलाफ दुश्मन पैदा हो गए हैं, इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो क्या होगा? बताएं शाबाश। आपका जो टाइप 4 कोलेजन है अगर ये डिफेक्टिव है तो क्या होगा? अगर इसके खिलाफ दुश्मन बन गए हैं तो क्या होगा? देखें अगर तो ये डिफेक्टिव है तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इसमें मतलब जो जहां जहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी वो खराब होगा। तो जब भी ये डिफेक्टिव होगा तो इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एल्पोर्ट सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एल्पोर्ट सिंड्रोम। और जो अगर इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं तो इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड गुड पास्चर सिंड्रोम। इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड गुड पास्चर सिंड्रोम। तो आपका जो गुड पास्चर सिंड्रोम और जो आपका एल्पोर्ट सिंड्रोम है ये क्या होता है? देखिए जो एल्पोर्ट सिंड्रोम है इसमें आपने याद रखना है कि जो पेशेंट होगा ना उसके कान भी खराब होंगे। मतलब जाहिर बात है जहां जहां पे आपकी बेसमेंट ब्रेन है वहां वहां पे काम खराब होगा। तो ये जो पेशेंट है ये क्या नहीं कर पाएगा? इट कैन नॉट हियर, मतलब ये क्या नहीं कर पाएगा? कि ये सुन नहीं पाएगा, ये कुछ भी सुन नहीं पाएगा। उसके अलावा इसकी आंखें भी खराब होंगी तो कैन नॉट सी, ये बंदा कुछ देख भी नहीं पाएगा। और उसके अलावा इसकी किडनी भी खराब होगी तो इसमें आप लिखें कैन नॉट पी। तो अगर आप फर्स्ट एड का निमोनिक उठा के देखें वहां पे लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट सी पी एंड हियर द बी, मतलब कि ये मक्खी को भी नहीं सुन सकता, ये पेशाब भी नहीं कर सकता और ये देख भी नहीं सकता। तो ऐसा सिंड्रोम जिसमें ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं और आपका टाइप 4 कोलेजन है ये डिफेक्टिव होता है
ऑटो एंटीबॉडीज नहीं, तो आपका जो टाइप 4 कोलेजन है ये डिफेक्टिव होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एल्पोर्ट सिंड्रोम, इट इज कॉल्ड एल्पोर्ट सिंड्रोम। नहीं डॉक्टर महम, जो गुड पास्चर सिंड्रोम होता है उसमें भी टाइप 4 कोलेजन होता है, उसमें भी टाइप 4 कोलेजन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो टाइप 4 कोलेजन है उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उसके खिलाफ क्या बन जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। चले हमें डॉक्टर महम ही बताएंगी कि ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें आपकी जो कोलेजन है या आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा टिश्यू है जिसके खिलाफ आपकी बॉडी ही दुश्मन हो गई है, ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या कहते हैं? जी डॉक्टर महम जल्दी बताएं, शाबाश। तो इट इज कॉल्ड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज कॉल्ड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो आपका जो गुड पास्चर सिंड्रोम है ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है, और इसमें आपने कहना है कि इसमें क्या होगा, देयर विल बी हिमाचूरिया, क्योंकि आपकी बेसल मेम्ब्रेन खराब हो गई है तो हिमाचूरिया होगा। उसके अलावा इसमें और क्या होगा, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हिमाचूरिया होगा, और आपकी लंग से मसला होगा तो आपको बलगम के अंदर खून आएगा। तो हिमाचूरिया प्लस हिमोप्टसिस, तो हिमोप्टसिस एंड हिमाचूरिया दोनों आपको किसके अंदर मिलती हैं, गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर। और ये सवाल आपकी एग्जाम के अंदर आया हुआ है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलें जी, मुझे बताएं यहां तक समझ आई है, कोई मसले वाली बात हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। बताएं बताएं, शाबाश, यहां तक समझ आई है या वरना हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। जी डॉक्टर मारूख खान, आपको समझ आ रही है, या बाकी भी जितने हमारे लावे स्टूडेंट से समझ आ रही है तो समझ आ रही है। अब हमें डॉक्टर किसला बताएंगी कि व्हाट डज मीन ओस्टियोजेनेसिस, ठीक है। चलें आप थोड़ा सा ना कहानी आपके लिए आसान कर देते हैं, मुझे ये बताएं आपकी बोन्स के अंदर कौन सा कोलेजन होता है, बताएं, शाबाश। डॉक्टर इरफान, जो टाइप 3 कोलेजन मैंने लिखवाया तो है, जो आपका टाइप 3 कोलेजन है ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, और अर्ली वाउंड रिपेयर के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन सा ऐसा कोलेजन है जो आपकी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, अभी आपको ये बीमारी याद हो जाएगी। तो ऐसा कोलेजन जो आपकी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज योर टाइप 1 बोन के अंदर, बो एन मतलब ओ एन 1 है तो 1 के अंदर ये आता है, ठीक है। अच्छा अब जो आपका बोन है ना, इसमें क्या होगा, देखें जरा गौर से आपने सुनना है। एक ऐसी डिजीज है जिसको हम कहते हैं ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब क्या होता है, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ओस्टियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, बोन फॉर्मेशन। लेकिन बोन्स आपकी बन तो रही हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं बन रही, वो सही नहीं बन रही। तो ऐसी डिजीज जिसके अंदर बोन्स बन तो रही हैं लेकिन परफेक्ट नहीं बन रही, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब जो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ये क्या चीज है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपके दो जीन है, ठीक है। आपका एक होता है कोल 1A2, ठीक है, कोल 1A2, ये जीन का नाम है, ये आपने रटा ही मारना है। उसके अलावा आपका एक होता है कोल 1A2, एक होता है कोल 1A1। तो ये दो जीन्स क्या होते हैं आपके इसके अंदर, डिफेक्टिव होते हैं, इनकी इनकी कमी होती है। लेकिन मेन बात क्या है, देखें देखें आपकी बोन के अंदर होता है टाइप 1 कोलेजन। तो अगर बोन के अंदर आपका जो कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन ही कम हो जाए, वो खराब हो जाए, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या होगा, डिक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, ठीक है। जो आपका कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, किसके अंदर, इन बोन, ठीक है। तो बोन के अंदर जो आपका कोलेजन है वो होगा ही नहीं, तो बोन सही तरीके से नहीं बनेंगे, तो इट इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अच्छा अब डॉक्टर कायनात हमें बताएंगी कि क्या ऐसा बंदा जिसकी बोन्स के अंदर कोलेजन है ही नहीं है, जो बोन्स है वो बड़ी नाजुक है, तो उनकी उनकी उसकी बोन्स जल्दी टूट जाएंगी या बड़ा जोर लगाना पड़ेगा हमें, तो जाहिर बात है उसमें क्या मिलेगा हमें, बोन डिफॉर्मिटी। उसकी उसके अंदर क्या होगा, बोन डिफॉर्मिटी, उसकी जो बोन्स होंगी वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, मतलब कि उसमें क्या होगा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। जो पेशेंट होगा उसमें बार बार फ्रैक्चर हो रहा होगा, ठीक है। तो देयर विल बी मल्टीपल फ्रैक्चर। तो इसमें सबसे पहले आपने बी से याद रखना है, बी से क्या होगा, बोन डिफॉर्मिटी या मल्टीपल फ्रैक्चर। उसके अलावा आपने ना इसका निमोनिक याद रखना है, बाइट, ठीक है, उससे फिर आपको याद रहेगा। आई से क्या याद रखना है, तो आंखों के अंदर जो स्क्लेरा होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। तो ये एमसीक्यूज भी आता होता है कि आईज के अंदर आपको जो स्क्लेरा मिलता है, स्क्लेरा हम कहते हैं जो हमारा व्हाइट व्हाइट हमें आंखों के अंदर नजर आ रहा है ना, व्हाइट व्हाइट लेयर, वो स्क्लेरा होती है। तो इसकी जो आंखें होती हैं वो ब्लू होती हैं, तो यू विल गेट ब्लू स्क्लेरा। उसके अलावा इसके दांत भी सही तरीके से नहीं बनेंगे, तो इसमें क्या होगा, टीथ इम्परफेक्शन, या फिर इसमें आप लिखें ओप्लेसेंट, ठीक है, ओप्लेसेंट टीथ। तो इसमें इसके जो दांत होंगे वो अब नॉर्मल होंगे। उसके अलावा इसमें और क्या होगा, इसके अलावा जो पेशेंट होगा उसमें और क्या होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्यों है, क्योंकि हमारे कानों के अंदर भी कोलेजन होता है, तो वो कोलेजन जब नहीं बनेगा तो उससे क्या होगा, या हमारी कानों के अंदर भी बोन्स होती हैं, हमारे कानों के अंदर 3 बोन्स होती हैं ना, तो वो सही तरीके से नहीं बनेंगी, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट है वो सुन नहीं पाएगा। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस
प्लेजेंट टीथ, आइस उस जो उसका स्क्लेरा होगा वो ब्लू होगा और बोन की डिफॉर्मिटी मिलेगी, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इट इज कॉल्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। उसके बाद मुझे बताएं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। तो आपका जो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, हम इसके अंदर देते हैं बिसफॉस्फोनेट। चलें जी, हमें डॉक्टर जारा जल्दी से बताएंगी, दो ड्रग्स ऐसी बताएंगी जो बिसफॉस्फोनेट्स होती हैं। बताएं शाबाश। जो आपकी बिसफॉस्फोनेट्स हैं, आपने दो ड्रग्स बतानी है और जो कॉमनली हम यूज भी करते हैं, लेकिन आजकल एक ड्रग नहीं आ रही मार्केट के अंदर। देखें, अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई अम्मा या दादी है जिसको ओस्टियोप्रोसिस हुई पड़ी है, उसकी बोन्स वीक हो गई हैं, तो आप उसको बिसफॉस्फोनेट दे सकते हैं। जो बिसफॉस्फोनेट है, इसकी दो ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा मतलब मशहूर है। एक है आपकी एलिड्रोनेट, नाम सुना है कभी एलिड्रोनेट। तो आपका जो एलिड्रोनेट है ये भी एक बिसफॉस्फोनेट है। उसके अलावा आपका आता है जोलिड्रोनेट, ठीक है। तो जोलिड्रोनेट, एलिड्रोनेट, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो बिसफॉस्फोनेट्स के अंदर आती हैं और ये आप ओस्टियोप्रोसिस के अंदर यूज करते हैं। फिर मुझे बताएं कि व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट जब भी कोई पेशेंट बिसफॉस्फोनेट लेता है। तो हम उसको कहते हैं कि आपने ना कोई 20-25 मिनट या आधा घंटा लेटे रह मतलब लेटना नहीं है, वरना आपको क्या हो जाएगा, आपको एसोफेजाइटिस हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है दैट इज योर एसोफेजाइटिस। वो क्या होता है, आपका एसोफेजाइटिस होता है, ठीक है। तो ये आपका है जी, क्या है, दैट इज योर ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मुझे बताएं यहां तक समझ आई है, इतना काफी है या अगली डिजीज भी पढ़ लें। बताएं शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं, इतना काफी है या अगली डिजीज भी पढ़ लें। तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे क्लास, ठीक है। अच्छा, अब ना करना क्या है, करना ये है कि आज हमारी है सेकंड लास्ट ट्रायल क्लास, ठीक है। अब जैसे जो हमारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, वो तो उनको ये है कि आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो कल तक इंशाल्लाह बन जाएगा। और फिर आपका उसमें हम यहाँ हिमाटोलॉजी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, या एंडोक्राइन कर रहे हैं, तो वो हम डिसाइड करके आपको कर देंगे। लेकिन लेकिन जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया, आप लोग अपनी फीस पे करें और ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो रेगुलर क्लासेस वो मिलती रहें। अगर आपका अभी डिसीजन नहीं बना, तो कल की हमारी आखिरी ट्रायल क्लास होगी, ठीक है। कल की हमारी आखिरी ट्रायल क्लास होगी और इंशाल्लाह उसके बाद जो स्टूडेंट फीस पे करेगा वही ज्वाइन कर सकेगा। अच्छा, डॉक्टर पलक और बाकी कह रहे हैं कि पढ़ लें। देखिए, अभी ना मैंने पैथोमा की क्लास भी पढ़ानी है, ठीक है। तो हमारी अभी 5 मिनट के बाद दोबारा क्लास है, लेकिन वो दूसरे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन नहीं जिनकी हुई, तो वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लंबी क्लास नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि कल से जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर आपकी डेली 2 क्लासेस हुआ करेंगी और ये आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है जी। डॉक्टर अलमास इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। हम स्पीड पकड़ेंगे ना, अभी देखें 1 महीना तो आप थोड़े इजी रहेंगे, और 1 महीने के बाद जब 3-3 क्लासेस होंगी तो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पैथोमा है डॉक्टर सुंबल, उसकी फीस 1500 है और वो एक सेपरेट से है, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये वाला क्रैश कोर्स है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें सारा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो सक्सेस की गारंटी है वो मैं देता हूँ, बट शर्त यह है कि आप लोगों ने 100% मेहनत करनी है। और ये जो 2 से 3 महीने हैं, ये आपने इत्काफ पे बैठ जाना है, ठीक है। मतलब इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, शादियां वगैरह छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, बस आपने इसमें मेन चीज करनी है, ठीक है। तो चलें जी, खैर, आप लोग अपना इसको याद करें और कल से आपकी मेडिसिन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।